सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बात कर रहे थे यार। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास तीन टाइप की निकली थी। कौन कौन सी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें से अपन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर चुके हैं यार। जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होता है ना, वैसे वैसे अपनी जो खुशी रहती है वो बढ़ती जाती है यार। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं, रेगुलर वे में अगर आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो दिन पे दिन जैसे जैसे सिलेबस खत्म होता जाएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने ये सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया, मतलब नीट या जेईई में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत रफ्तार से फोड़ने वाले हो दो चीजों को, ठीक है। तो अपना जो कॉन्सेप्ट है उसे मजबूत करते हुए चलें भाई, ठीक है। तो आज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सेकंड टाइप अपन डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत प्यारी रिएक्शन है भाई ये, ठीक है। तो इन रिएक्शन को देखेंगे किस तरह से चलती हैं, किस तरह का मैकेनिज्म होता है, किस तरह का प्रोडक्ट बनता है, क्या स्पेशल केसेस आते हैं, सारे आपके साथ यहां पर आने वाले हैं। बस आपको कंटिन्यूअसली इस लेक्चर को देखना है और आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में सीख जाएंगे यार। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन मतलब दिमाग में क्या चलना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड है मतलब ESR 100% देगा भाई। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि भाई है तो देगा भाई, ठीक है। जैसे अल्कीन और अल्काइन को सोचोगे दिमाग में क्या चलेगा? ER। एल्डिहाइड कीटोन को सोचोगे दिमाग में क्या चलेगा? NAR। अल्केन को सोचोगे दिमाग में क्या चलेगा? FRSR। वैसे ही अगर एरोमेटिक कंपाउंड जानते हो ना, GOC1 में मैंने तुम्हें एरोमेटिसिटी पढ़ाई थी, वहां पर अपन ने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्लासिफाई करे थे। उसी तरीके से यहां पर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन यहां पे निकलती है वो कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिसने एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ी है यार, वो सबसे पहले एम इफेक्ट में जाए, उसकी जो एप्लीकेशन है वहां पर आपको एरोमेटिसिटी दिख जाएगी, उसको पढ़ के यहां पर आए यार। क्योंकि एरोमेटिसिटी का जो लॉजिक है वो यहां पर काम आने वाला है, ठीक है। जिसे एरोमेटिसिटी थोड़ी बहुत पता है वो यहां पर इस रिएक्शन के साथ थोड़ा खेल सकता है, खुल के खेल सकता है, ठीक है। मतलब बगैर मन से खेलोगे फिर क्या मजा आएगा? मतलब पढ़े रहे हो, कोई गंदा काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो खुश होकर करा करो। जो भी चीज करो, पढ़ाई जो है एकदम खुश होकर करा करो यार। पढ़ाई जितनी खुशी से करोगे ना उतना रिजल्ट उतना अच्छा आता है यार। बुरे मन से पढ़ाई करोगे, अरे सर पढ़ना पड़ रहा है हमें, तो फिर क्या है, दिमाग में नहीं जाएंगी चीजें, और दिमाग में नहीं जाएंगी तो पेपर में कहां से निकलेंगी यार, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ESR कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एरोमेटिक कंपाउंड की। मतलब अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो दिमाग में क्या चलना चाहिए? वो ESR 100% देगा भाई। दूसरे अगर मैं यहां पर बात करूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, किस तरह से रिएक्शन होती है, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है मैकेनिज्म का। किसका? मैकेनिज्म का। सर मैकेनिज्म की किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, थोड़ा सा देखते हैं। यहां पर देखते हैं भाई। अब यहां पर देखो, जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड को समझो आप, यहां पर ये है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ये मैकेनिज्म जो ESR का मैकेनिज्म होता है वो दो स्टेप का मैकेनिज्म होता है भाई। पहली स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, यहां पर पहली स्टेप होगी, इसमें आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है। ये आपकी स्टेप 1 होती है, ठीक है, स्लो होती है, और जनरली यही स्टेप क्या होती है? RDS होती है। RDS का मतलब क्या भाई? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब अगर ये स्टेप आसानी से हो गई, मतलब इस रिएक्शन की रेट ज्यादा आएगी, मतलब आपका प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होने वाला है भाई। और अगर ये रेट में मुश्किल आई, बाधा आई, ठीक है, तो ये क्या होगा? मुश्किल से रिएक्शन फॉर्म करेगा और प्रोडक्ट कम बनेगा, तो रेट भी क्या आने वाली है? कम आने वाली है। तो ये समझ लें कि अगर ये रिएक्शन जल्दी हो गई, ये पहली जो स्टेप है वो आसानी से हो गई, तो आपकी जो प्रोडक्ट की
क्वांटिटी है वो भर भर के आने वाली है, मतलब आपकी रेट क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है भाई। होता क्या है यहां पर देखें भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल है, बेकारी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, पाई इलेक्ट्रॉन को देखेगा, इसकी नियत थोड़ी सी बिगड़ेगी। तो यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से शिफ्ट होते हैं। जब ये शिफ्ट होंगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज को देखेगा ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होकर यहां पर कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। ध्यान से देखिएगा, इस तरह का इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। यहां पर देखो नेगेटिव पर इलेक्ट्रोफाइल ने टेक कर दिया, तो इलेक्ट्रोफाइल का जो चार्ज था वो क्या हो गया, कम हो गया, इसे इलेक्ट्रॉन मिल गया यार। लेकिन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो कि सर जैसे ही मैंने इंटरमीडिएट बनाया मेरे दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए थी, सर ये जो इंटरमीडिएट है यहां पर तो एरोमेटिसिटी गड़बड़ हो गई। यहां पर पहले एरोमेटिक कंपाउंड था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, अब यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और एरोमेटिसिटी गड़बड़ हो गई। अब एरोमेटिसिटी को तो बरकरार रखना पड़ेगा क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब यहां पर देखें होता क्या है, इस वाले कार्बन को थोड़ा गौर से देखें, ये वाला जो कार्बन है आपका प्यारा सा, इस कार्बन को थोड़ा गौर से देखें। इस कार्बन की 3 वैलेंसी आपको दिख रही होंगी, एक कार्बन की एक ये और एक इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा यहां पर क्या होगा, H भी होगा। अब होता क्या है सेकंड स्टेप में, अब सेकंड स्टेप में होता क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये फास्ट स्टेप होती है जनरली। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर अटैक करेगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। किस तरह से, इस तरह से है, इस तरह से बन जाएगा सर, E यहां पर NU यहां पर, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर कोई ये सोच रहा है तो थोड़ा ध्यान से देखें बच्चा, ये तो आपका EAR है ना, EAR में भी तो यही होता था, EAR में भी तो यही होता था, पहला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था, दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, लेकिन ये रिएक्शन कौन सी है, ESR है बेटा। ठीक है, इसलिए कहता हूं पढ़ाई लिखाई करा करो थोड़ा सा, है डॉक्टर इंजीनियर बनो, है लेकिन नहीं, हमें तो PUBG खेलना है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखें, ये आपकी EAR है, ये आपकी EAR हो जाएगी, और लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये तो EAR है आपकी, ये तो EAR है। अब क्या होगा सर, अब यहां पर देखो होता क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करूं स्टेप 2 में, बेसिकली होता क्या है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है वो इसकी जो इनस्टेबिलिटी है वो देखी नहीं जाती भाई इस कंपाउंड की। हाइड्रोजन क्या करता है भाई, मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, ये कार्बन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहां पर दोबारा से बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन H पॉजिटिव के साथ न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ता है और NUH बनाता है। तो यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म होने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है। किस तरह से, इस तरह से फॉर्म हुआ, और आपका जो E यहां पे है और साथ में आपका NUH फॉर्म बाद में निकल गया भाई। अब यहां पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये आपकी ESR है, ये आपकी ESR, ये तो ER थी, क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूशन थोड़ी हुआ है, कोई चीज सब्स्टिट्यूट थोड़ी हुई है भाई, समझ पा रहे हो, यहां तो एडिशन हुआ है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है कि हाइड्रोजन को हटाकर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ है यहां पर, समझ पा रहे हो, ये सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को हटाकर उसकी जगह पर बैठना। ठीक है, एडिशन में ऐसा नहीं होता है, एडिशन में ऐसा नहीं होता, और एडिशन में ये प्रोडक्ट तो कतई नहीं बनेगा यार, समझ रहे हो, क्यों नहीं बनेगा, ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक था, ये आपने क्या बना दिया भाई, ये आपने नॉन एरोमेटिक बना दिया भाई। स्टेबल से अनस्टेबल क्यों जाएगी रिएक्शन, ठीक है, और अपने आप क्यों जाएगी, स्पॉन्टेनियस तो नहीं होगी ये रिएक्शन। ठीक है, जबरदस्ती जरूर करवा सकते हो, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो बहुत कम स्टेबल बनेगा, तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे चलेगी भाई, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो पूरी रिएक्शन को आपके साथ घुमाता हूं, आपके दिमाग में जाए तो बताना भाई। ठीक है, होने क्या वाला है, पहली स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, स्टेप 1 स्लो RDS, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव को देखेगा भाई, यहां पर ये पॉजिटिव अटैक करेगा, इस तरह का बनेगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आया। दूसरे स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, यहां पर ये जो H है वो इसके स्टेबिलिटी को देखा नहीं जाता कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया, ये H जो है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलता है, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर यहां पर दोबारा से बॉन्ड फॉर्म करते हैं और एरोमेटिसिटी को बरकरार रखते हैं। H पॉजिटिव निकलता है, उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है और NUH बना देता है, तो आपका ये कंपाउंड ESR हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे यार। अब यहां पर ये जो आपका इंटरमीडिएट बना है, ये आपका इंटरमीडिएट है, ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट सर, इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट है उसे थोड़ा गौर से देखेंगे यार,
इंटरमीडिएट देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो यहां पर ये जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटायन है और ये कार्बोकेटायन एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। किस तरह से, जैसे कि समझें कि यहां पर देखेंगे आपको समझ आएगा कि यहां पर ये आपका इंटरमीडिएट है। होता क्या है कि ये पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आते हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होते हैं यार, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, देखोगे तो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। कैसे कि यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहां पर ये और ये ही। अब यहां पर देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो यहां पर दोबारा से क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन का, कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे भाई, ठीक है, और जैसे ही आएंगे तो आपके पास एक तरह का एक कंपाउंड और बनेगा। किस तरह का, इस तरह का। थोड़ा सा देखिएगा, मजा आएगा, फील आएगा, समझ आएगा। यहां पर देखें इस तरह का कंपाउंड फॉर्म हुआ और लेकिन यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब अब डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता है, अब डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। अगर इन तीनों स्ट्रक्चर को मैं मिलाता हूं तो हमारे पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। यहां देखिए कि यहां पर पहले सिंगल बॉन्ड था, फिर डबल बॉन्ड है, पहले डबल था फिर सिंगल है, ठीक है, सिंगल था डबल है, डबल था सिंगल है। मतलब आप यहां पर देखोगे तो यहां पर बेसिकली यहां पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड आया होगा इन कार्बन पर पूरों पर, और इन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी यहां पर हर एक कार्बन पर कभी ना कभी आया है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इसे आप क्या बोलते हो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या इसे कुछ लोग विलेंट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, विलेंट स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखो जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, हमारा कार्बोकेटायन है। क्या है, कार्बोकेटायन है सर, कार्बोकेटायन है। अब यहां पर अपन एक बात कह सकते हैं कि अगर हमारा ये इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब अगर हमारा जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा हमारी रेट आने वाली है। तो अपन यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारी रिएक्टिविटी है, जो हमारी रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स क्या, ESR, टुवर्ड्स ESR सर, टुवर्ड्स ESR, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स के। किसके भाई, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है उस पर। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स पर तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और पॉजिटिव की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, बताओ भाई, बताओ बताओ, अंतरात्मा से मन में से आवाज आनी चाहिए सर, पॉजिटिव की स्टेबिलिटी तो पॉजिटिव वाले बढ़ाते हैं। और कम कौन करेगा भाई, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो कम करेगा। नॉर्मल सी बात, सोचो कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाना है, मतलब चार्ज को कम करना है, और चार्ज को कम कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा। चार्ज को बढ़ाएगा कौन, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब एक बात साफ है कि अगर मैंने यहां पर एम इफेक्ट, एच इफेक्ट या आई इफेक्ट प्लस लगा दिया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और माइनस एम माइनस आई लगा दिया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्योंकि प्लस वाले तो इलेक्ट्रॉन देंगे, चार्ज कम होगा, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी भाई किसके, प्लस एम प्लस एच प्लस आई। इनवर्सली किसकी होगी, माइनस एम और माइनस आई के। माइनस एच जैसा कुछ होता नहीं है दुनिया में। हाइड्रोजन जो है वो हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा, दानवीर है भाई, कभी भी खींचता नहीं है, अपने उसूलों पर कायम है वो, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो यहां पर एम प्लस एच और प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस एम और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। माइनस एच जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, वो ऊपर से कह के आया या तो मैं डोनेट करूंगा या मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, या तो मैं डोनेट करूंगा या कुछ नहीं करूंगा, खींचूंगा नहीं भाई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचूंगा, किसी का हक नहीं छीनूंगा भाई मैं, ठीक है, एकदम स्वाभिमान से जिंदगी जीता है हाइड्रोजन, ये ध्यान रखें भाई, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्टिविटी आई है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो तो अपन ने ESR की जो रेट है वो पहले ही कंपेयर कर लिए। एम इफेक्ट में जब अपन ने रेट ऑफ ESR कंपेयर करी थी वो यही तो थी भाई, ESR पढ़ी थी, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वही है, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने रेट कंपेयर नहीं करी है ESR की, भाई GOC1 में जाए, एम इफेक्ट की एप्लीकेशन, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, वहां पर आपने रेट ऑफ ESR को भर भर के क्वेश्चन करे हुए हैं, वहां से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये रेट ऑफ ESR की बात हुई। और यहां पर हमारे पास
कुछ चीजें निकली हैं जिनसे अपन रेट ऑफ ईएसआर कंपेयर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके दिमाग में वो ये आता है कि सर प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करें, कैसे प्रेडिक्ट करें कि हमारे ईएसआर में क्या प्रोडक्ट होने वाला है। चलिए एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी रफ्तार से, कितनी आसानी से आप ईएसआर का प्रोडक्ट फॉर्म करते हो यार। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है यार हमारे पास वो ये आता है कि ईएसआर में अपन जो प्रोडक्ट है वो उसे किस तरह से प्रेडिक्ट करें, किस तरह से फॉर्म करें। हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनकी मदद से आप बहुत आसानी से ईएसआर का जो प्रोडक्ट है बहुत एक्यूरेट में फाइंड कर सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट होने वाला है यार। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि जब बेंजीन से एक प्लस एम ग्रुप डायरेक्टली अटैच करा जाएगा तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ऑर्थो एंड पैरा होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लस एम ग्रुप। ऐसा क्यों होने वाला है, इसके पीछे क्या रीजन है, उन सबको अपन देखते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं यार आपको, जैसे कि समझ आए एग्जांपल को कि आपके पास बेंजीन है, ठीक है। अब ये बेंजीन है, इस पर अगर मैंने OH ग्रुप लगा दिया है, ठीक है, और OH ग्रुप आप जानते हो कि OH क्या है भाई, यहां पर लोन पेयर है, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ये लोन पेयर यहां पर जाएंगे। अगर कोई कहे कि यार मुझ पे इस पर ईएसआर कराना है, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराना है, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या होगा। एक बात श्योर है कि अगर ये प्लस एम ग्रुप है मतलब ये डोनेट करेगा, अगर ये डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां पर बढ़ाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो यहां पर चार्ज डेवलप होगा -del/3, -del/3 और -del/3, ठीक है। चार्ज डेवलप होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो बेकारी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो कहां पर आसानी से अटैक कर पाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पर। तो अपन ने क्या पॉइंट लिखा है कि व्हेन वन प्लस एम ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग देन प्रोडक्ट आर ऑर्थो एंड पैरा विद रिस्पेक्ट टू प्लस एम ग्रुप। तो प्लस एम के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन तो यही है, क्योंकि प्लस एम ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थो एंड पैरा पर, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, और यहां पर अटैक कर सकता है और यहां पर भी अटैक कर सकता है। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ऑर्थो पर अगर सब्स्टिट्यूट होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म होगा यार। यहां पर देखें, ऑर्थो पर अगर हमारा ये सब्स्टिट्यूट हुआ तो यहां पर हमारा इस तरह का एक प्रोडक्ट बनेगा, और हमारे अगर पैरा पर सब्स्टिट्यूट हुआ तो यहां पर हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ये इन जनरल ऐसा देखा जाता है कि यहां पर जो पैरा है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो। सॉरी, ऑरा क्या होता है सर, मेजर प्रोडक्ट ये होता है, ठीक है, और ये माइनर होता है, क्योंकि यहां पर रिपल्शन कम लगता है यार। रिपल्शन कम लगेगा मतलब स्टेबल ज्यादा, वो स्टेबल ज्यादा है मतलब ज्यादा क्या होने वाला है, फॉर्म होने वाला है। तो पहली पॉइंट तो समझ आया आपको कि जब आप प्लस एम ग्रुप को डायरेक्टली अटैच करोगे बेंजीन रिंग से तो आपका प्रोडक्ट ऑर्थो एंड पैरा होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लस एम ग्रुप, क्योंकि प्लस एम ग्रुप क्या करतेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ऑर्थो एंड पैरा पर, और ऑर्थो एंड पैरा पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से अटैक कर पाएगा ऑर्थो एंड पैरा पर, तो आपका प्रोडक्ट भी जल्दी से फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आता है कि जब आप माइनस एम ग्रुप को डायरेक्टली अटैच करोगे बेंजीन रिंग से तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो मेटा होगा विद रिस्पेक्ट टू माइनस एम ग्रुप। ऐसा क्यों होगा, यहां पर आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि समझें, आपके पास ये बेंजीन रिंग है और यहां पर आपका NO2 कनेक्टेड है, ठीक है, NO2 कनेक्टेड है। NO2 को आप थोड़ा ऐसे बना लें, कैसे, आपको थोड़ा सा समझ आएगा, फील आएगा उस चीज का, मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहां पर इसे भी इस तरह से बनाए, ट्यां ट्यां ट्यां। अब होने क्या वाला है कि यहां पर जो NO2 है भाई वो माइनस एम ग्रुप शो करता है, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, माइनस एम ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ये यहां पर जाएंगे, ये यहां पर जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहां पर चार्ज डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। कहां पर कम करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पर, क्योंकि आप जानते हो कि मीजोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही काम करता है। मेटा पर तो एम इफेक्ट कितना होता है, 0 होता है ना, क्योंकि आप जानते हो रेजोनेंस जब हुआ था तो मेटा पे चार्ज डेवलप नहीं हुआ था भाई, ठीक है, ये अलग है, इन्हें इसमें मत मिलाना, ठीक है, गैंग ऑफ बासेपुर, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर मेटा पर आपका कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ है, और मेटा पर कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ है मतलब रेजोनेंस इफेक्ट यहां पे नहीं लगता है, ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट यहां पे काम नहीं करेगा। तो यहां पर जो चार्ज डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम होगी वो कहां पर कम होगी भाई, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। प्लस एम वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे थे ऑर्थो एंड पैरा पर, माइनस एम वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो
आपका जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है यहां पर समझो कि जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आसानी से कहां पर अटैक करेगा यार, बताओ भाई कहां पर अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मतलब कहां पे अटैक करेगा अब ये? मेटा पर, क्योंकि मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हुई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बरकरार है मेटा पर, ऑर्थो एंड पैरा पे कम हुई है। तो यहां पर ये जो हमारा भाई है इलेक्ट्रोफाइल वो यहां पर आसानी से अटैक करेगा, और आसानी से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या होने वाला है? प्रोडक्ट होने वाला है ये कुछ इस तरह से, देखिएगा भाई लोग, ठीक है, यहां पर आने वाला ये वाला, समझ पा रहे हो? ये आपका मेटा प्रोडक्ट हुआ विथ रेस्पेक्ट टू माइनस एम ग्रुप। समझ पा रहे हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही आपने बेंजीन रिंग से माइनस एम ग्रुप को कनेक्ट किया उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, लेकिन मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बरकरार है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मेटा पोजीशन पर बरकरार है मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से मेटा पर अटैक कर देगा, और आसानी से मेटा पर अटैक कर देगा तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? मेटा होगा ना। तो यहां पर जो पॉइंट लिखा है उसे आप समझ सकते हैं आसानी से कि when one minus m group is directly attached to benzene ring then product is meta with respect to minus m group। समझ आया ये पॉइंट? दो पॉइंट समझ आ रहे हैं आपको? ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट को देखें। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपने बेंजीन से 2 प्लस एम ग्रुप को डायरेक्टली अटैच करके रखा हुआ है तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो फॉर्म होने वाला है ऑर्थो एंड पैरा विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप। ठीक है, इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ इसे भी अपन आराम से समझते हैं, जैसे कि समझेंगे भाई, जैसे कि समझेंगे। ट्यूं 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 ट्यूं, यहां पर सपोज ये 2 ग्रुप लगा दिए, ये 2 ग्रुप लगा दिए। अब यहां पर समझें कि OH आपका प्लस एम ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, प्लस एम ग्रुप। NH2 ये भी हमारा प्लस एम ग्रुप है, ठीक है, ये भी हमारा प्लस एम ग्रुप है, ये भी हमारा प्लस एम ग्रुप है। अब इन दोनों में से अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं कि भाई इन दोनों में से प्लस एम पावर किसकी ज्यादा है? आप जानते हो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, लेकिन यहां पर उल्टा है, इलेक्ट्रॉन देने की पावर पर बात कर रहे हैं अपन। तो यहां पर इन दोनों में से अच्छा जो डोनेट करने वाला ग्रुप होगा, दानवीर जो होने वाला है वो नाइट्रोजन होने वाला है, NH2 होने वाला है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मतलब खींचने की पावर कम है, मतलब देने की पावर ज्यादा होगी। मतलब अगर ये ज्यादा देगा तो इसकी जो प्लस एम पावर है वो क्या है भाई? ज्यादा है। अगर इसकी प्लस एम पावर ज्यादा है तो यहां पर ये जो प्लस एम ग्रुप है इसकी इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, मतलब यहां ये वाला जो ग्रुप है इसके रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन होगी उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने वाली है। मतलब यहां पर -del/3 और -del/3 चार्ज यहां पर ज्यादा होने वाला है इस OH के रेस्पेक्ट में। मैं मानता हूं कि OH भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा लेकिन NH2 के कंपैरिजन में कम करेगा, और NH2 के कंपैरिजन में कम करेगा मतलब OH के रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन होंगी उन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने वाली है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने वाली है, ये ध्यान रखें। NH2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है वो क्या है? भिखारी है, उसके तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेगा वहां पर अटैक करेगा। तो यहां पर उसके रेस्पेक्ट में NH2 प्लस एम ग्रुप है ज्यादा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है ऑर्थो एंड पैरा पर। तो यहां पर ये ऑर्थो इसके रेस्पेक्ट में यहां पर भी अटैक कर सकता है और यहां पर भी अटैक कर सकता है। तो यहां पर आप इसके रेस्पेक्ट में अगर प्रोडक्ट बनाने की सोचोगे तो आपके जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो 3 फॉर्म होने वाले हैं। इस तरह से देखिएगा किस तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, देखिएगा भाई। अगर आपके इस पर अटैक करेगा, यहां पर इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। दूसरा यहां पर भी अटैक कर सकता है, देखो ये NH2 के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन भी ऑर्थो है, यहां पर भी अटैक कर सकता है। और यहां पर देखिएगा कि NH2 के रेस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन है, यहां पर भी अटैक कर सकता है। इस तरह से समझ पा रहे हो? ट्यूं 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 ट्यूं, ये है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट देखा जाता है वो आपका पैरा देखा जाता है। यहां पर ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर होगा, ये वाला पैरा वाला। और इन दोनों में भी अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं तो हमारा ये वाला जो ऑर्थो पोजीशन है NH2 के रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो आई है यहां पर इसके
कंपैरिजन में ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर देखोगे ये जो इलेक्ट्रोफाइल है OH के साथ भी स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहा होगा और NH2 के साथ भी स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहा होगा, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है मतलब स्टेबिलिटी कम होने वाली है। तो सबसे मेजर क्या होने वाला है, NH2 के रेस्पेक्ट में जो पैरा पोजीशन है वहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनने वाला है यार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब 1+M ग्रुप और 1-M ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो एंड पैरा होने वाला है विद रेस्पेक्ट टू +M ग्रुप। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ इसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि समझें आपके पास सपोज यहां पर OH और NO2 दोनों बेंजीन से कनेक्ट हैं, OH का +M इफेक्ट लगेगा और NH2 का -M इफेक्ट लगेगा और इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है अटैक करने के लिए। इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ऑर्थो एंड पैरा पर, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा ऑर्थो एंड पैरा पर। इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ये बढ़ाएगा कहां पर, ऑर्थो एंड पैरा पर, मतलब यहां पर -del/3, यहां पर -del/3 और यहां पर -del/3। तो यहां पर देखेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक कर सकता है। अब यहां पर 3 पोजीशन है जहां पर अटैक कर सकता है, देखो इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है, इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है और इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन मोस्ट स्टेबल यहां पर पैरा होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। और यहां पर इन दोनों ऑर्थो पोजीशन में से यहां पर वाली जो ऑर्थो पोजीशन है OH के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो मेनली यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होने वाले हैं, देखिएगा भाई। एक ये हुआ भाई, ये आपका मेजर पैरा वाला मेजर होने वाला है भाई, ये स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। तो यहां पर ये पैरा होगा और इन दोनों में से कंपेयर करोगे तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो OH के साथ भी स्टेरिक, NO2 के साथ भी स्टेरिक, मतलब स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपके बेंजीन से डायरेक्टली एक +M ग्रुप एक -M ग्रुप कनेक्टेड है तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो एंड पैरा होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू +M ग्रुप। लास्ट पॉइंट आपके काम का है कि अगर 2-M ग्रुप को डायरेक्टली अटैच कर दिया जाए बेंजीन रिंग से तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है मेटा विद रिस्पेक्ट टू वीक -M ग्रुप या वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो -M ग्रुप को आप जानते हो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं क्योंकि ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को कम कर देता है टुवर्ड्स ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि -M ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो रेट ऑफ ESR भी कम होने वाली है भाई। तो यहां पर ये बोल रहा है कि अगर 2-M ग्रुप लगाओगे तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा विद रिस्पेक्ट टू वीक -M ग्रुप और मेटा पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। आप जानते हो एक बात कि जैसे ही -M ग्रुप को लगाओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी भाई। अगर स्ट्रॉन्ग वाला -M है वो क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा ऑर्थो एंड पैरा पर, और वीक होगा वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा लेकिन थोड़ी कम करेगा भाई, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होने वाला है मेटा विद रिस्पेक्ट टू वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इस बात को समझे, इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल लेना चाहता हूं तो यहां पर मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा समझ आएगा दोस्त, यहां पर आपको समझ आएगा कि यहां पर दो किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, उनकी अपन थोड़ी सी बात कर सकते हैं यार। जैसे कि समझें, NO2 कनेक्टेड है, यहां पर आपका CN कनेक्टेड है, इस पर इलेक्ट्रोफाइल का टेक करवा रहे हो आप, ठीक है। अब इन चीजों को थोड़ा सा देखना, यहां पर NO2 है, यहां पर CN है। NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है, -M, CN का कौन सा लगेगा, -M। अब इन दोनों में से अगर बात करें तो -M NO2 का ज्यादा होता है, -M NO2 का ज्यादा होता है, इसका -M कम होता है। तो यहां पर इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे कम होगी और इसके रेस्पेक्ट में भी ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, लेकिन NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कम करेगा, ये ध्यान रखें, एज कंपेयर टू CN,
ठीक है, क्योंकि Cn की जो पावर है -m जो पावर है वो कम है NO2 के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर आप देखोगे Cn के रेस्पेक्ट में ये जो पोजीशन होने वाली है, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, तो यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होने वाला है। दिख रहा है भाई? ठीक है, यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये आपका मेटा है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू साइनाइड जो कि वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म करना बड़ा आसान है। इलेक्ट्रोफाइल को वहां अटैक करा दो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। +m वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं ऑर्थो एंड पैरा पर, तो वहां पर अटैक करेगा। माइनस वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं ऑर्थो एंड पैरा पर, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पर अटैक कर जाएगा। ये सिंपल सी कहानी है और इस तरह से आप ESR के प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारा जो रिएक्शन आने वाली हैं जो हमारे ESR को फॉलो करती हैं वो कौन कौन सी हैं। उनमें से जो पहली रिएक्शन आपके पास आ रही है वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन किस तरह से होता है, चलिए बात ESR की यार पहली रिएक्शन अपन डिस्कस करते हैं। पहली रिएक्शन हमारे पास आती है हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन मतलब यहां पर जो हमारा हैलोनियम आयन है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करने वाला है और उसका आप सब्स्टिट्यूशन कराने वाले हो, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका हैलोनियम आयन मिलने वाला है। अब ये जो हैलोनियम आयन है वो आपको मिलता है लुईस एसिड की मदद से। लुईस एसिड की मदद से आपका हैलोनियम आयन जल्दी से मिल जाता है। किस तरह से, जैसे कि समझें आपके पास कोई हैलोजन है, ठीक है, जैसे कि समझते हैं आपके पास कोई हैलोजन है और आपके पास कोई लुईस एसिड है, आप मान लेते हो एनहाइड्रस AlCl3 मान सकते हो। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 मान सकते हैं आप। अब होता क्या है कि ये जो आपका लुईस एसिड है भाई, ये आपका जो लुईस एसिड है वो क्या करता है कि यहां पर जो हैलोनियम आयन है उसका जो X नेगेटिव है उसे लेके निकलता है। अगर ये X नेगेटिव को लेके निकलेगा तो यहां पर क्या बनेगा, X पॉजिटिव प्लस AlCl3X नेगेटिव, ये बनता है। तो ये बेसिकली जो लुईस एसिड है उसने क्या किया, ये जो हैलोनियम आयन है हमारा, जो हमारा हैलोनियम आयन है उसे बनाने में क्या करी है, मदद करी है भाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इन जनरल लुईस एसिड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हैलोनियम आयन। हैलोनियम आयन प्रोड्यूस करने में मदद करी और हैलोनियम आयन जितनी रफ्तार से बढ़ जाएगा, बन जाएगा, उतना ज्यादा आपकी रेट आने वाली है, क्योंकि यही तो अटैक करने वाला। अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा है मतलब आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन जो होने वाला है वो ज्यादा होने वाला है। तो अगर आपको इन जनरल आपको लुईस एसिड रिक्वायर्ड होता है अगर आपको हैलोनियम आयन प्रोड्यूस करना है। तो लुईस एसिड का सिंपल सा इतना सा काम है कि वो हैलोनियम आयन आपको बनाने में मदद करता है, प्रोड्यूस करने में मदद करता है, इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है भाई। अब यहां पर देखते हैं कि हैलोजिनेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बेंजीन है और बेंजीन की Cl2 के साथ रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 को देखकर घबराना नहीं है, ये तो लुईस एसिड है, ये तो Cl पॉजिटिव बनाने में मदद करेगा, इससे ज्यादा इसका कोई रोल नहीं है भाई। अब यहां पर देखो Cl पॉजिटिव आएगा और यहां पर देखोगे कोई ग्रुप नहीं लगा के रखा हुआ है, ये बेंजीन है और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह होती है। आपने इसका स्ट्रक्चर देखा था, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह थी भाई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी तो ये Cl पॉजिटिव कहीं पर भी अटैक कर सकता है और अटैक करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन सकता है, ऐसा बन सकता है, क्योंकि आपके पास Cl पॉजिटिव कितना है कि 1 है सर। नेक्स्ट देखें, आपके पास बेंजीन है, आपने अब Cl2 एक्सेस में ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अगर आपके पास Cl2 एक्सेस में है मतलब आपके पास Cl पॉजिटिव भी एक्सेस में आने वाला है। अब Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल एक्सेस में है तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे दिखेगी वहां पर वो अटैक कर देगा। और बेंजीन पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह होती है कि नहीं होती, होती है भाई, होती है तो सब जगह अटैक करेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से ट्यों 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 ट्यों, ये प्रोडक्ट आपका बनने वाला है यार, क्योंकि Cl पॉजिटिव एक्सेस में, अगर Cl पॉजिटिव एक्सेस में है मतलब आपका हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जल्दी से रिएक्ट करेगा हर जगह और आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास बेंजीन पर COH लगा के रखा हुआ है, बेंजोइक एसिड बना के रखा हुआ है, उस पर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। FeBr3 को देखकर घबराना नहीं, ये AlCl3 का भाई है मतलब लुईस एसिड ही है।
ठीक है, और लोएस्ट एसिड है तो सिंपल सा काम है Br पॉजिटिव बनाने में मदद करेगा। अब यहां पर देखें बेंजीन पर आपने COH ग्रुप लगा के रखा हुआ है, ये -M ग्रुप होता है और -M ग्रुप है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। कहां पर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, मतलब यहां पर +del/3, यहां पर आपके पास आने वाला है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये आपके पास +del/3 और यहां पर भी आपके पास +del/3। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ है ऑर्थो एंड पैरा पर, लेकिन मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बरकरार है। तो जो आपका Br पॉजिटिव है वो मेटा पोजीशन पर अटैक कर देगा, और मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा दोस्त तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ऐसा बनने वाला है। कैसा सर? ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, तो ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है यार। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, बड़ी रफ्तार के साथ बना सकते हैं, इनमें कोई झोल नहीं होने वाला है भाई। नेक्स्ट देखें, OCH3 है, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्ट करके रखा हुआ है, ICl की रिएक्शन करवा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ACl3। अब पहली बात तो ये सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा मिलने वाला है। ICl टूटेगा किस में? I पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्योंकि I की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो Cl से कम है, और Cl से कम है मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रोफाइल तो यही बनाएगा, ये 100% गारंटी है। OCH3 आप देखोगे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ये +M इफेक्ट शो करेगा, और +M है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। कहां पर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो यहां पर चार्ज डेवलप होगा -del/3 -del/3 और -del/3, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, और आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो ऑर्थो एंड पैरा होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू OCH3। तो यहां पर आपके पास देखोगे यहां पर आपका I अटैक कर सकता है, साथ में जो आपका I है वो यहां पर भी अटैक कर सकता है, तो आपका प्रोडक्ट ये भी फॉर्म होने वाला है। और आप अभी जानते हो कि पैरा प्रोडक्ट इन जनरल मेजर होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, और स्टेबिलिटी ज्यादा है तो मेजर तो वही होगा ना भाई। ठीक है, समझ पा रहे हो चीजों को, खेल पा रहे हो चीजों के साथ भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, NO2 लगा के रखा हुआ बेंजीन रिंग से, और NO2 जानते हो भाई सब -M ग्रुप है, और -M है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। कहां पर? ऑर्थो एंड पैरा पर। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, +del/3 +del/3 और +del/3, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। बरकरार कहां पर है? मेटा पर। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है Cl पॉजिटिव वो मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, और मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा मतलब आपका जो प्रोडक्ट होने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है। किस तरह से सर? इस तरह से। ठीक है, यहां पर भी बना दोगे सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, OCH3 NH2 बेंजीन रिंग से दोनों कनेक्टेड है, और दोनों के पास लोन पेयर हैं, दोनों डोनेट करेंगे। ट्यूं ट्यूं, ठीक है, तो ये भी +M, ये भी +M। +M किसका ज्यादा? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम। NH2 की नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है मतलब ज्यादा डोनेट कर पाएगा, तो आपके पास NH2 का +M ज्यादा है एज कंपेयर टू OCH3। तो NH2 के रेस्पेक्ट में आपका ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा, और आप जानते हो कि यहां पर आपका इसके रेस्पेक्ट में यहां पर -del/3 चार्ज डेवलप होगा, यहां पर -del/3 चार्ज डेवलप होगा, और -del/3 चार्ज डेवलप होगा। तो आपका जो प्रोडक्ट होने वाला है वो मेजरली पैरा होने वाला है, साथ में आपके ऑर्थो प्रोडक्ट भी फॉर्म होंगे। मैं साथ में बनाता हूं आपके साथ, यहां पर 3 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, लेकिन मेजर एक ही होगा कि यहां पर आप देखोगे यहां पर OCH3 है, यहां पर NH2 है, तीनों में वही रहने वाला है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होने वाली है भाई। ठीक है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं सर पोजीशन चेंज कर देते, क्या फर्क पड़ता है बेटा? फर्क बहुत पड़ता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां पर देखें आपका Cl यहां पर भी अटैक कर सकता है, यहां पर भी अटैक कर सकता है, यहां पर भी अटैक कर सकता है। ये दोनों और तो हो, ये पैरा है मतलब ये मेजर होने वाला है, और इन दोनों में से भी अगर डिसाइड करना पड़े तो कौन सा मेजर होगा? ये वाला मेजर होगा, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, स्टेबिलिटी कम हो रही है भाई। मेजरली तो यही होगा, ये ध्यान रखेंगे यार। नेक्स्ट देखें, OH और NO2 दोनों लगा के रखे हैं, ब्रोमिनेशन करा रहे हो यार। OH का +M लोन पेयर है, डोनेट करेगा भाई, दानवीर है। NO2 -M खींचेगा इलेक्ट्रॉन को भाई, खींचेगा इलेक्ट्रॉन -M। और अगर ऑर्थो वाला अगर बात करें +M वाला की इफेक्ट की बात करें तो +M वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, माइनस वाले कम करेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल तो लोन पेयर जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर अटैक करेगा, तो इस +M के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर चार्ज डेवलप होगा -del/3, और पैरा पर कुछ आ नहीं सकता है क्योंकि NO2 पहले से ही है, मतलब यहां पर ही -del/3। मतलब आपके पास ऑप्शन एक ही है
कि आपके पास जो Br पॉजिटिव है वो सिर्फ औरतों पर अटैक कर सकता है, पैरा तो खाली है ही नहीं ना, पैरा पे खाली है नहीं तो अटैक कैसे करेगा, सब्स्टिट्यूट कैसे होगा भाई। तो यहां पर ध्यान रखेंगे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ यहां पर ऑर्थो बनने वाला और यही मेजर होगा, ये ध्यान रखें, यही आपका मेजर होने वाला है, यही आपका प्रोडक्ट बनेगा, पैरा नहीं बनेगा यहां पे, पैरा की जगह ही नहीं है भाई, हाइड्रोजन है ही नहीं है, हाइड्रोजन है नहीं तो कहां से लगाएंगे भाई, ठीक है, समझ पा रहे हो ये चीजें। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बने हैलोजिनेशन के। अब हैलोजिनेशन में और भी सारी रिएक्शन आती हैं, फिनोल का ब्रोमिनेशन, एनिलीन का ब्रोमिनेशन किस तरह से होता है, पीपीएस में किस तरह से होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट पीएस में किस तरह से होता है, उन सब की बात अपन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे स्पेशल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट यार अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो या जेईई मेंस का एग्जाम हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट बहुत रखते हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि फिनोल और एनिलीन में OH और NH2 क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, बेंजीन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं टुवर्ड्स ESR। तो फिनोल और एनिलीन के केस में आपको जब इनका हैलोजिनेशन कराया जाता है तो लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका जो हैलोजन मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी की मदद से ही टूट जाता है, तो आपको कोई यहां पर लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती है, इस बात का ध्यान रखें। इन फिनोल एंड एनिलीन OH and NH2 आर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप व्हिच पोलराइज द मॉलिक्यूल, सो इन दोस केसेस नो नीड ऑफ लुईस एसिड बिकॉज हैलोजन मॉलिक्यूल विल ब्रेक विद द हेल्प ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी की मदद से ही हैलोजन मॉलिक्यूल टूट जाता है, आपका हेलोनियम आयन बन जाता है, तो आपको लुईस एसिड की यहां पर जरूरत नहीं होती है फिनोल और एनिलीन में। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इस पॉइंट को बड़े गौर से देखना है यार। आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, फिनोल का ब्रोमिनेशन, फिनोल का ब्रोमिनेशन कराते हैं अपन, ठीक है। यहां पर मैं फिनोल ले रहा हूं और फिनोल का मैं ब्रोमिनेशन करा रहा हूं, यहां पर मुझे कोई लुईस एसिड की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा देखता हूं कि फिनोल का जब मैं ब्रोमिनेशन कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर मीडियम, ठीक है, या लो पोलर मीडियम में अगर मैं यहां पर ब्रोमिनेशन कराता हूं, सपोज इन प्रेजेंस ऑफ CS2 या CCl4 के प्रेजेंस में, जो कि नॉन पोलर है भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उनके प्रेजेंस में जब मैं ब्रोमिनेशन कराता हूं तो आप एक बात जानते हैं कि OH आपका प्लस M ग्रुप रहता है और प्लस M ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पर अटैक करेगा। तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा, देखिएगा ये आपको आता है भाई, ठीक है। तो यहां पर आपका Br यहां पर ऑर्थो पर और प्लस यहां पर पैरा पोजीशन पर भी आपका Br अटैक कर देगा और इन जनरल आपका जो पैरा है वो क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ये नॉन पोलर मीडियम के केस में हुआ है। वहीं अगर मैं फिनोल का ब्रोमिनेशन कराता हूं, ठीक है, यहीं अगर मैं फिनोल का ब्रोमिनेशन कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ पोलर मीडियम लाइक वाटर, वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, पोलर मीडियम लिया है मैंने ये, ठीक है, ये पोलर मीडियम है और ये हमारा क्या है, नॉन पोलर मीडियम लिया था, ये मैंने नॉन पोलर मीडियम लिया था, ये ध्यान रखें। जब मैं फिनोल का ब्रोमिनेशन कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर मीडियम तो आपका ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा देखा जाता है जब मैं फिनोल का ब्रोमिनेशन कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ पोलर मीडियम लाइक वाटर, तो यहां पर आपका पॉली सब्स्टिट्यूशन अकर होता है। पॉली सब्स्टिट्यूशन अकर होने का मतलब क्या है कि OH के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर बढ़ेगी, तो यहां पर ये जो Br पॉजिटिव है वो सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, पॉली सब्स्टिट्यूशन अकर होता है और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। यहां पर देखेंगे कि OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये है, यहां पर भी ब्रोमीन अटैक करेगा, ये भी ऑर्थो है, यहां पर भी अटैक करेगा, ये पैरा है, यहां पर भी अटैक करेगा, क्योंकि इन जगहों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहां पर पॉली सब्स्टिट्यूशन होता है, यहां पर पॉली सब्स्टिट्यूशन हुआ है भाई, ये ध्यान रखें, यहां पर क्या हुआ है, पॉली सब्स्टिट्यूशन, पॉली सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहां पर पॉली सब्स्टिट्यूशन। और आपका जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, इसका अगर नामकरण करोगे तो उसका नाम आएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, जो आपका वाइट प्रेसिपिटेट होता है, जो आपका वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये ध्यान रखेंगे, इसका यूज करेंगे POC में,
इसका यूज करने वाले हैं पीओसी में, ध्यान रखेंगे। जब फिनोल का ब्रोमिनेशन कराता है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर मीडियम लाइक वाटर, तो आपका पॉली सब्स्टिट्यूशन अगर होता है और आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल फॉर्म होता है। सर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि नॉन पोलर मीडियम में तो हमारा ऑर्थो एंड पैरा बन रहा है, लेकिन पोलर मीडियम ले रहे हैं तो हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन रहा है, पॉली सब्स्टिट्यूशन अगर हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इन जनरल अगर बात करें, फिनोल जब पोलर मीडियम में अटैक करता है, पोलर मीडियम मतलब वाटर जैसे ले लिया, तो फिनोल पोलर मीडियम में फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करता है यार, फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करता है। और फिनॉक्साइड आयन जो रहता है ये आपका फिनॉक्साइड आयन है, और फिनॉक्साइड आयन की जो एक्टिवेटिंग पावर होती है प्लस एम पावर, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने वाली है वो ज्यादा होने वाली है इन प्रेजेंस ऑफ क्या, पोलर मीडियम। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल तो बेकार ही आदमी है भाई, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेगा वहां पर अटैक कर देगा, ठीक है। लेकिन नॉन पोलर मीडियम के केस में ऐसा नहीं होता, नॉन पोलर मीडियम के केस में नहीं होगा तो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पर आपका प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जैसे ही पोलर मीडियम आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है Br पॉजिटिव, वो हर जगह ऑर्थो एंड पैरा पर अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल आपका फॉर्म होगा। ये ध्यान रखें, जो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फिनोल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करता है, जिसकी प्लस एम पावर या एक्टिवेटिंग पावर आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा होती है, तो यहां पर पॉली सब्स्टिट्यूशन देखा जाता है। ऐसा ही देखा जाता है एनिलीन के केस में। एनिलीन का जब आप ब्रोमिनेशन कराते हो, जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखना चाहता हूं ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन की अगर थोड़ी सी बात करें, समझ आ रहा है भाई? समझते हुए चलेंगे, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बनाते हुए चलें। एनिलीन का जब आप ब्रोमिनेशन कराते हो, जैसे कि समझें कि आपके पास ये एनिलीन है, ठीक है, ये एनिलीन है, और एनिलीन का जब आप ब्रोमिनेशन कराते हो, ठीक है, एनिलीन का जब आप क्या कराते हो, ब्रोमिनेशन कराते हो, ठीक है, तो यहां पर भी पॉली सब्स्टिट्यूशन होता है यार। ऐसा क्यों होता है? यहां पर आप सॉल्वेंट अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में भी अगर यहां पर कराते हो कि इन प्रेजेंस ऑफ पीपीएस, वाटर के प्रेजेंस में आप करा रहे हो, ठीक है, तो आप जानते हो कि NH2 आपका प्लस एम पावर है और इसकी प्लस एम पावर बहुत ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पर बहुत ज्यादा डेवलप होती है, माइनस चार्ज बहुत ज्यादा डेवलप होता है। तो यहां पर ऐसा देखा जाता है कि ये जो ब्रोमीन है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन जितनी भी है वहां पर अटैक करता है और आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। देखिएगा यहां पर NH2 के रेस्पेक्ट में यहां पर Br, यहां पर Br, यहां पर Br, मतलब यहां पर भी क्या होता है, पॉली सब्स्टिट्यूशन अगर हुआ है और आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो बना है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, जो कि आपका एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये भी ध्यान रखें, ये भी आपका क्या होता है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये ध्यान रखें, यहां पर भी पॉली सब्स्टिट्यूशन अकर हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे, यहां पर पॉली सब्स्टिट्यूशन अकर हो रहा है। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये पॉली सब्स्टिट्यूशन हो क्यों रहा है यार, इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे का कि यहां पर भी पॉली सब्स्टिट्यूशन हो गया पीपीएस के प्रेजेंस में और एनिलीन में भी यहां पर पॉली सब्स्टिट्यूशन अकर हो रहा है। ऐसा हुआ क्यों? पॉली सब्स्टिट्यूशन होने का जो कारण है वो है इनकी एक्टिवेटिंग पावर का बढ़ना। अगर एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल का मन ललचाएगा और ऑर्थो एंड पैरा पर हर पोजीशन पर अटैक करेगा। फिनोल के केस में भी यही हो रहा था। फिनोल के केस में पीपीएच जैसे ही आया वैसे ही इसकी प्लस एम पावर बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पर बढ़ गई, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हर एक पोजीशन पर अटैक करा और जैसे ही अटैक करा तो आपका प्रोडक्ट पॉली सब्स्टिट्यूशन में आया। एनिलीन के केस में भी तो यही हुआ है कि जहां पर प्लस एम पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पर ज्यादा, इसका मन ललचाएगा, हर एक पोजीशन पर अटैक करेगा। तो पॉली सब्स्टिट्यूशन होने का जो मेन कारण है वो है एक्टिवेटिंग पावर का बढ़ना, प्लस एम पावर का बढ़ना। अब कोई ये सोचे कि सर मेरे को तो सिर्फ पैरा प्रोडक्ट चाहिए, मतलब ये जो Br है वो सिर्फ पैरा पर आना चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पर नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए आपको एसिटाइलेशन कराना पड़ता है। एसिटाइलेशन एक ऐसा फेनोमेना होता है जिसकी मदद से आप प्लस एम पावर, एक्टिवेटिंग पावर को कम करते हो और आपका सिर्फ पैरा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है उस केस में, ठीक है। क्योंकि पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाना है आपको, तो आपका जनरली पैरा मेजर होता है तो आपका पैरा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहां पर अगर आपको
इसकी पावर को कम करना है, एनिलीन की पावर को कम करना है, तो आप यहां पर एसिटाइलेशन करा सकते हैं। एसिटाइलेशन क्या होता है, किस तरह से होता है, उसकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। हैलोजिनेशन ही चल रहा है अभी। हैलोजिनेशन में अपन देख रहे हैं कि एनिलीन की जो पावर है प्लस एम पावर, उसे किस तरह से कम करा जा सकता है, और पॉली सब्स्टिट्यूशन हमको नहीं करवाना, सिर्फ पैरा प्रोडक्ट बनाना है, तो उसे अपन कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट यार हमारे पास आता है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का एसिटाइलेशन किस तरह से किया जाए जिससे कि पॉली सब्स्टिट्यूशन ना हो, हमारे पास पैरा प्रोडक्ट फॉर्म हो। एसिटाइलेशन आप करते हो विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलेटिंग एजेंट, जैसे कि आपका एसिटाइल क्लोराइड है या एसिटिक एनहाइड्राइड है, इनकी मदद से आप एसिटाइलेशन करते हो। एसिटाइलेशन में आप सिंपल सी बात ये जाने कि एसिटाइलेशन में आप क्या करते हो, जो आपकी प्लस एम पावर रहती है, ठीक है, जो आपकी प्लस एम पावर रहती है उसे आप क्या करते हो, कम करने की कोशिश करते हो। क्योंकि पॉली सब्स्टिट्यूशन होने का जो मेन कारण है वो है आपकी एक्टिवेटिंग पावर। अगर आपकी प्लस एम पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल का मन ललचाएगा और हर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर वो अटैक कर देगा और आपका पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मेन कारण है आपकी प्लस एम पावर, और यहां पर एसिटाइलेशन में आप प्लस एम पावर को कम करते हो। तो बेसिकली एनिलीन का जब एसिटाइलेशन करोगे तो आप क्या करोगे, जो आपका NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप मतलब अमाइन ग्रुप है, उसे आप कन्वर्ट करते हो किसमें, अमाइड ग्रुप में। ये ध्यान रखें, उसे आप कन्वर्ट करोगे, आप किसमें, अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट करोगे। आपका ये अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका अमाइन ग्रुप है और ये आपका अमाइड ग्रुप है। इसकी प्लस एम पावर ज्यादा है और इसकी प्लस एम पावर क्या होने वाली है, कम होने वाली है, क्योंकि इसके जो लोन पेयर हैं वो यहां पर O के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे और बेंजीन के साथ भी इन्वॉल्व होंगे, तो इसकी प्लस एम पावर कम होने वाली है। जैसे कि समझे कि आपके पास सपोज ये एनिलीन है, ठीक है, सपोज क्या है, ये एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन है आपके पास, और एनिलीन का जब आप एसिटाइलेशन कराओगे विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो होता क्या है, यहां से यहां पर आपका जो H है, ये वाला H और ये वाला Cl निकलता है और आपके पास फॉर्म होता है कुछ इस तरह का कंपाउंड। यहां पर देखेंगे NH, यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर आपका CH3। अब ये आपका अमाइन ग्रुप था, ये अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर देखने वाली बात है कि यहां पर जो प्लस एम पावर थी वो ज्यादा है। यहां पर ये वाले जो लोन पेयर हैं, यहां पर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर थे वो सिर्फ बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में थे। यहां पर अब बेंजीन के साथ तो कॉन्जुगेशन में ही है, सही, साथ में इस डबल बॉन्ड O के साथ भी कॉन्जुगेशन में है। मतलब यहां पर जो प्लस एम पावर है वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। यहां पर प्लस एम पावर ज्यादा थी इसलिए पॉली सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, और जैसे ही आपने एसिटाइलेशन कराया विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, अमाइन ग्रुप अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, प्लस एम पावर कम हो गई। अगर आप इसका अभी ब्रोमिनेशन करवा देते हो, अभी इसका ब्रोमिनेशन करवा देते हो इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ठीक है, यहां पर तो वैसे भी लोएस्ट एसिड की जरूरत है नहीं है, पोलैरिटी की मदद से टूट जाता है। तो यहां पर जब आप इसका ब्रोमिनेशन करवाओगे भाई, ठीक है, तो ब्रोमिनेशन करवाने पर आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मेजरली अगर मैं बात करूं तो ऑर्थो एंड पैरा, और मैं पैरा आपका मेजर होता है, तो आपका यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है। यहां पर देखेंगे, यहां पर NH, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3 और यहां पर आपका Br आने वाला है, ठीक है। लेकिन हमारा सर पैरा पर Br तो आ गया, लेकिन हमारा एनिलीन जो था वो अमाइड में कन्वर्ट हो गया, मतलब NH2 ग्रुप अमाइड में कन्वर्ट हो गया। अब दोबारा से इसे अमाइन में कन्वर्ट करना है, कुछ मत करो, यहां पर H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव के प्रेजेंस में अटैक करा दो। होगा क्या कि H पॉजिटिव जो होगा ये बॉन्ड बेसिकली टूटेगा, और टूटेगा तो यहां पर नाइट्रोजन की EN ज्यादा है, यहां नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, नेगेटिव पर पॉजिटिव, पॉजिटिव पर नेगेटिव अटैक करेगा, और आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है। देखेंगे यहां पर नेगेटिव है, यहां NH2, यहां पर Br, और आपका ये निकलेगा OH C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तो आपका पैरा प्रोडक्ट चाहिए था, पैरा बन गया भाई, ठीक है। पॉली सब्स्टिट्यूशन अगर नहीं होगा यहां पर, क्योंकि प्लस एम पावर को कम कर दिया और प्लस एम पावर कम हुई, तो भाई साहब पॉली सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा, और पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाना था हमें, तो पैरा प्रोडक्ट बनाना था, पैरा प्रोडक्ट बना दिया हमने। समझ पा रहे हो, इस केस में इस तरह से होता है यहां पर, ठीक है। तो अगर आपको पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाना है तो एसिटाइलेशन करा दो विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलेटिंग एजेंट लाइक एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें बेसिकली आप प्लस एम पावर को कम करते हो, और प्लस एम पावर कम हो गई तो आपका पॉली सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्योंकि पॉली सब्स्टिट्यूशन होने का जो मेन रीजन है वो क्या है, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना, एक्टिवेटिंग पावर का बढ़ना।
और एसिटाइलेशन में उस पावर को कम कर देते हो आप। सिंपल सी बात ये है एसिटाइलेशन। और यहां पर आपका जो हैलोजिनेशन वाला पार्ट रहता है वो खत्म हो जाता है। हैलोजिनेशन काफी अच्छा टॉपिक है, लगातार क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें बहुत आसानी से समझे। ये पहली रिएक्शन हुई ESR की। सेकंड रिएक्शन जो हमारे पास आ रही है वो है हमारे पास सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन किस तरह से होता है उसकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। सेकंड जो ESR में रिएक्शन आ रही है यार हमारे पास वो है सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में बेसिकली होता क्या है कि जो आपका SO3H पॉजिटिव है उसका क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है यार। ठीक है, अब पहली बात तो ये आती है कि सर ये हमें जो इलेक्ट्रोफाइल है SO3H पॉजिटिव वो कहां से मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आप यूज करते हो रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की मदद से आपको क्या मिलता है, SO3H पॉजिटिव मिलता है भाई। ये किस तरह से मिलेगा उसकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। होता क्या है कि ये जो H2SO4 का मॉलिक्यूल है वो एक और H2SO4 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और आपका बनाता है SO3H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव प्लस आपका वाटर। और यहां पर ये आपका एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करता है यार। तो इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है यार SO3H पॉजिटिव, जो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, आपकी रिएक्शन होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि समझें कि आपके पास ये बेंजीन है, ठीक है, सपोज ये बेंजीन है, बेंजीन सपोज क्या बेंजीन ही है, ठीक है, इस पर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन करवाओ। H2SO4 से आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, SO3H पॉजिटिव, जो यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा ट्यों 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 SO3H। अगर कोई कहे कि यहां पर हमारे पास यहां पर बेंजीन है और बेंजीन से मैंने OH कनेक्ट करके रखा हुआ है, यहां पर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराता हूं तो यहां पर मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH क्या है प्लस M, और प्लस M के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ट्यों ट्यों ट्यों। यहां पर आपका OH, यहां पर आपका SO3H और आपका ऑर्थो भी बन सकता है ये। लेकिन मेजर क्या होने वाला है, ये होने वाला है। सिंपल सी बात है कि यहां पर SO3H पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट होने वाला है। इसके अलावा यहां पर ये रिएक्शन कोई काम की नहीं है, ये ध्यान रखें। ठीक है, इतना सा अगर आता है कि SO3H पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट होने वाला है, आपका ESR में सल्फोनेशन का काम चल जाएगा, कोई कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पर ESR में आती है वो है नाइट्रेशन। कि नाइट्रेशन ऑफ अल्कीन किस तरह से होता है उसकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं यार। थर्ड जो रिएक्शन हमारे पास निकल के आ रही है यार वो है नाइट्रेशन। कि नाइट्रेशन किस तरह से होता है। नाइट्रेशन में एक बात समझें कि नाइट्रेशन में जो सब्स्टिट्यूशन होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास आता है वो क्या होता है, NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव का यहां पर नाइट्रेशन देखा जाता है। अब ये समझना पड़ेगा आपको कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 पॉजिटिव वो आपको कहां से मिल सकता है, मतलब आपके जो रिएजेंट है वो क्या क्या दे सकता है आपको। तो यहां पर अगर मैं रिएजेंट की बात करूं कि रिएजेंट आपका कौन कौन सा हो सकता है। आज यार थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, पास में चल रहा है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो एक जैसे ही मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, जैसे ही मैं अपने रिदम में आता हूं वो ठोकना स्टार्ट कर देते हैं भाई, ठीक है, तो आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सारा कवर्ड है रूम लेकिन फिर भी इतनी तेज ठोक रहे हैं वो, ठीक है, तो पूरे मतलब मोहल्ला गूंज रहा है मतलब उनकी आवाजों से। ठीक है, थोड़ा रहम करो भाई, बच्चों के पेपर आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने दो, थोड़ा बहुत डॉक्टर इंजीनियर बनने दो, लेकिन नहीं बनने देंगे। ठीक है, तो नाइट्रेशन समझे, NO2 पॉजिटिव। रिएजेंट आपको क्या क्या दे सकता है, ठीक है, आपको दे सकता है पहला डाइल्यूट HNO3, दूसरा आपको दे सकता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और थर्ड आपको देता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। थर्ड रहता है आपके पास नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है यार कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर होता है भाई। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो डाइल्यूट HNO3 है या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है उससे आपको NO2 पॉजिटिव मिलता कैसे। होता क्या है यार कि HNO3 के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, HNO3 रिएक्ट करते हैं, तो आपको मिलता है यार NO2 पॉजिटिव प्लस आपको NO3 नेगेटिव प्लस आपको यहां पे मिलता है वाटर। तो यहां से आपको NO2 पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है। अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर में
किस तरह से होता है उसकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर में होता क्या है कि जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है यार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आईपीएमटी में पहले क्वेश्चन आया हुआ है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर में H2SO4 क्या करता है, एसिड की तरह काम करता है, ये H+ को लूज करता है और आपका बनाता है HSO4 नेगेटिव। और ये आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है यहां पर जो लिया है, वो क्या करता है, जैसे ही H+ ये लूज करता है H2SO4, उस H+ को ये एक्सेप्ट करता है, उस H+ को क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है, और उस H+ को एक्सेप्ट करके ये बनाता है हमारे पास NO2 पॉजिटिव प्लस वाटर, ये बनाता है भाई। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है आपके पास, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, उसमें जो आपका H2SO4 है वो एज अ एसिड काम कर रहा है, क्योंकि वो H+ को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है वो क्या कर रहा है, बेस की तरह काम करे, क्योंकि वो H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आया था भाई AIPMT में, याद रखें भाई, इस पॉइंट का ध्यान रखें। नाइट्रेटिंग मिक्सचर में जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है वो एज अ एसिड काम करता है, H+ को लूज करता है, और आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है वो H+ को एक्सेप्ट करके एज अ बेस काम करता है। ये काम की बात है। ये आपको 3 रिएजेंट दिए जाएंगे, आपकी जो एनसीईआरटी में भर भर के दिया जा रहा है वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि आपको जेईई मेंस और नीट में जो रिएजेंट मिले वो आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मिले, दैट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर आपको मिले। अब यहां पर होता क्या है, होता भाई ये जैसे समझे भाई, ट्यूं 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 ट्यूं, ये बेंजीन है, इस पर सपोज डाइल्यूट HNO3 का रिएक्ट कराते हैं, डाइल्यूट HNO3 का रिएक्ट कराते हैं, डाइल्यूट HNO3 से NO2 पॉजिटिव मिलेगा, और यहां पर ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ट्यूं 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 ट्यूं, ठीक है। तो इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। सर अगर ऐसा लिया जाए, कैसे, ऐसे ही ट्यूं ट्यूं ट्यूं, यहां पर अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन कराता हूं तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा कि यहां से मुझे NO2 पॉजिटिव मिलेगा, तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यार, यहां पर ये NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो NO2 पॉजिटिव है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलने वाला है आपको, ठीक है। अगर ये मिलने वाला है तो होता क्या है यार कि NO2 पॉजिटिव बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, और यहां पर आप एक चीज को देखेंगे कि जैसे ही NO2 अटैच हुआ तो NO2 का यहां पर क्या इफेक्ट लगने लगा, -M, और -M जैसे ही लगेगा वो क्या करेगा, वो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना स्टार्ट करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, मतलब यहां पर +del(3), यहां पर आप देखोगे +del(3), और यहां पर आप देखोगे, ठीक है, तो +del(3), यहां पर चार्ज डेवलप कर देगा। मतलब अब जो NO2 पॉजिटिव आने वाला है वो इन पोजीशन पर अटैक नहीं करने वाला है, क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, लेकिन कहां पर अटैक कर सकता है, यहां पर मेटा पोजीशन पर, और यहां मेटा पोजीशन पर अटैक कर सकता है। तो स्लोली ऐसा देखा जाएगा कि स्लोली 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 ये यहां पर पॉली सब्स्टिट्यूशन में कवर्ड हो जाएगा यार। यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, एंड प्रोडक्ट, वो ये बनेगा, वो आपका ये बनेगा यार, ठीक है। ये स्लोली स्लोली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये कनेक्ट होगा उसकी -M इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पर कम, और ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। मतलब जो NO2 पॉजिटिव आने वाला है अब वो यहां पर ऑर्थो एंड पैरा पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर ये कम कर चुका है। अब कहां पर अटैक करेगा, मैटा पर, तो मैटा पर अटैक करेगा और आपका ये प्रोडक्ट फाइनली बन जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होगा, पॉली सब्स्टिट्यूशन अगर होगा, डाइल्यूट HNO3 में ऐसा नहीं देखा जाएगा, ठीक है। देखा जाएगा तो बहुत कम क्वांटिटी में देखा जाएगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड में बहुत ज्यादा यार, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आ रहा है वो है नाइट्रेशन ऑफ फिनोल और नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके नीट और जेईई में। वो क्या क्वेश्चन है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं यार। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। फिनोल का जो नाइट्रेशन है भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, लगातार आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई। अब इसमें क्या खास बातें हैं, एक एक करके कड़ी जोड़ते हैं और निकालते हैं भाई सब क्या है इसमें, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल की बात करते हैं थोड़ी सी। फिनोल है आपके पास, समझें, यहां पर ये आपके पास फिनोल है, ये क्या है, फिनोल सर, फिनोल ओल ओल ओल। इसका अपन नाइट्रेशन करवाते हैं। अपन पहले नाइट्रेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 और नेक्स्ट करवा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, ठीक है। फिनोल का अपन नाइट्रेशन करवा रहे हैं, पहला अपन करवा रहे हैं डाइल्यूट HNO3 और फिर करवा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब यहां पर आप देख रहे हो OH आपका +M इफेक्ट शो करता है,
और प्लस एम इफेक्ट अगर शो करेगा तो इसके रेस्पेक्ट में आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो क्या फॉर्म होने वाला है, ऑर्थो एंड पैरा। तो यहां पर आप देखेंगे कि NO2 पॉजिटिव ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा और आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहां OH, यहां पर आपका NO2 डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑर्थो पर और ये आपका पैरा पर डिपॉजिट हो गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो गया, ये मान लें, ठीक है। अब आपसे कोई कहे कि भाई इन दोनों में से मेजर कौन सा है, कि यार मेजर तो जनरली पैरा होता है तो पैरा मेजर हो जाएगा, लेकिन यहां पर गड़बड़ है यार, यहां पर आपका जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो ये ऑर्थो होता है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है और ये आपका माइनर है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाती है। ये आपका क्या है, ये आपका है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, आपका ये आपका क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है और यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अगर आपको याद हो एसिडिक स्ट्रेंथ अपन ने कंपेयर करी थी, ठीक है, तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से आपका जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, पैरा नाइट्रोफिनोल आपका माइनर प्रोडक्ट होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं तो आपको NO2 पॉजिटिव बहुत ज्यादा होता है और यहां पर OH की प्लस एम पावर बहुत ज्यादा होती है, तो यहां पर जो NO2 पॉजिटिव है उसका पॉली सब्स्टिट्यूशन देखा जाता है और आपका यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहां पर जो NO2 होने वाला है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन, सभी जो पोजीशन है उन पर ये अटैक करेगा और आपका इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये क्या है, पिक्रिक एसिड है। ये क्या है भाई, पिक्रिक एसिड है, ये पिक्रिक एसिड है, समझ पा रहे हो, पिक्रिक एसिड है भाई, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन जब अपन ने करा था तब पिक्रिक एसिड की बात करी थी, तो पिक्रिक एसिड यहां पर फॉर्म होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में और डाइल्यूट में आपका ऑर्थो एंड पैरा, और आपका यहां पर ऑर्थो मेजर होगा क्योंकि यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यार, ठीक है। तो ये नाइट्रेशन ऑफ फिनोल की बात हुई, यहां पर गड़बड़ हो सकती है, ये ध्यान रखें, यहां पर ऑर्थो मेजर है और यहां पर पिक्रिक एसिड फॉर्म होगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, क्योंकि NO2 पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखेगा, मन घबराएगा, ऑर्थो एंड पैरा पर डायरेक्टली अटैक करेगा और आपका पिक्रिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का नाइट्रेशन। एनिलीन का जब नाइट्रेशन करा जाता है, थोड़ा सा देखते हैं, ये आपके पास एनिलीन है, एनिलीन का जब आप नाइट्रेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये मान सकते हो, ठीक है, नाइट्रेशन आप करा रहे हो, ठीक है। अब होता क्या है यहां पर, जब एनिलीन का नाइट्रेशन कराया जाता है तो NH2 आपका प्लस एम ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, तो यहां पर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपका NH2, यहां पर आपका NO2, ये आपका पैरा, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जब एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके साथ ऑर्थो पैरा के साथ आपका मेटा प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है, तो यहां पर आपका मेटा प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा, यहां पर आपका मेटा प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है, ठीक है। अगर मैं इनकी क्वांटिटी की बात करूं तो ये आपका ऑर्थो जो है वो आपका 2% फॉर्म होता है यार, ठीक है। आपका पैरा प्रोडक्ट 51% फॉर्म होता है और आपका मेटा प्रोडक्ट 47% फॉर्म होता है। ये आपका ऑर्थो है, ये आपका पैरा है जो मेजरली है, और ये आपका मेटा है जो 47% फॉर्म हुआ है। कि अब ऐसा क्या हो गया सर कि यहां पर हमारा मेटा जो है वो 47% फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मेटा पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल 47% इस पर अटैक क्यों कर रहा है, पैरा पर अटैक कर रहा है 51%, ये समझ आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। कुछ ऑर्थो पर भी कर रहा होगा, ये भी समझ आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर भी ज्यादा है, लेकिन मेटा पर 47%, ऐसा क्या हो गया भाई। अब होता क्या है, इसके पीछे का रीजन देखो। ये आपका जो NH2 है, जैसे एनिलीन की अगर बात करोगे, NH2 ये आपका क्या है, बेसिक ग्रुप होता है, ये आपका बेसिक है, बेसिक नेचर है, और आपका जो HNO3 होता है वो आपका क्या है, एसिडिक ग्रुप है। और जब ये दोनों अटैक रिएक्ट करेंगे आपस में तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कुछ इस तरह से NH3 पॉजिटिव, ठीक है, NH3
पॉजिटिव ये बनाएंगे, H पॉजिटिव ये लूज करेगा, उसे ये एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा NH3 पॉजिटिव, यहां पर ये जो NH2 था वो प्लस M इफेक्ट शो कर रहा था, प्लस M ग्रुप था, लेकिन यहां पर जो NH3 है वो माइनस M ग्रुप शो करने लगेगा, और माइनस M ग्रुप शो करने लगेगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, कहां पर, ऑर्थो एंड पैरा पर, मेटा पर डेंसिटी को कम नहीं करेगा, मतलब यहां पर प्लस डेल वाई 3, यहां पर प्लस डेल वाई 3 और यहां पर प्लस डेल वाई 3, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से मेटा पर अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसा होता क्यों, इस चीज को समझें कि एनिलीन का जब नाइट्रेशन कराया जाता है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में 47% आपका मेटा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्योंकि एनिलीन आपका बेसिक ग्रुप होता है वो HNO3 एसिडिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है, NH3 पॉजिटिव बनाता है जो कि स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और उसके रेस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो मेटा पोजीशन पर अटैक करता है, और मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा तो आपका मेटा प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो कि 47% है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। पैरा 51% है, मेटा 47% है, और तो आपका 2% बन रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे का रीजन ये है यार, समझ पा रहे हो ये कहानी क्या है। नाइट्रेशन जब एनिलीन का करा जाता है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मेटा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब दिक्कत वाली बात वही है कि सर हमें तो सिर्फ पैरा चाहिए, अब पैरा चाहिए तो एसिटाइलेशन आप करा दो यार, एसिटाइलेशन करा दोगे तो हो जाएगा भाई, एसिटाइलेशन कराओगे तो होने क्या वाला है इसकी बात अपन कर लेते हैं। जैसे कि समझे कि अगर मैं एसिटाइलेशन कराता हूं, जैसे एनिलीन है, ये आपके पास एनिलीन है, एनिलीन का अगर मैं एसिटाइलेशन करा देता हूं विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, तो आपका जो NH2 है वो अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली बात तो ये आपका देखोगे ये H, ये Cl निकलेगा और आपका ये अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, ये आपका अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। और अब अगर इसका आप नाइट्रेशन करवाओगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे यहां पर प्लस M पावर ज्यादा थी, ये ध्यान रखेंगे, यहां पे प्लस M पावर क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि रेजोनेंस बढ़ गया, डीलोकलाइजेशन बेंजीन के साथ भी है, इस बॉन्ड के साथ भी है, प्लस M पावर कम हो गई। नाइट्रेशन कराओगे तो मेजरली आपका पैरा पर अटैक करेगा, और पैरा पर अटैक करेगा तो यहां पर इस तरह से बनेगा यार, ये। और अब अगर आप इसको हटाना चाहते हो, इसे दोबारा से NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओ, आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहां पर आपका NH2 और ये आपका NO2 और यहां पर आपका OH C डबल बॉन्ड O CH3, ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ पैरा प्रोडक्ट चाहिए एसिटाइलेशन करा दो, मिल जाएगा यार। मेटा नहीं चाहिए, एसिटाइलेशन करा दो यार, मेटा हमें चाहिए नहीं, ठीक है। मेटा बन रहा है, उसे हटाना है, एसिटाइलेशन करा दो, आपका पैरा प्रोडक्ट बनेगा मेजरली, ठीक है। 47% मेटा नहीं बनेगा, अब पैरा मेजरली बनेगा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि अगर नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन और नाइट्रेशन ऑफ फिनोल इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लगातार यहां पर क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बोलेगा यार, कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आप कर पाओगे नहीं, ठीक है। रट्टू तोता बनोगे तो नहीं, ठीक है। एक रिएक्शन को तुमने हैलो अल्केन में पढ़ लिया, एक रिएक्शन को फिनोल में पढ़ लिया, अरे भाई कहां दिमाग में जाने वाला है, इकट्ठा पढ़ो भाई। क्वेश्चन थोड़ी ये पूछ के आएगा कि हैलो अल्केन से कि ईथर से, वो तो क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आता होगा तो क्वेश्चन रफ्तार से सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। नहीं तो रटता रह जाएगा रिएक्शन को, फिर बोलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेकार सब्जेक्ट है। भाई तू बेकार ढंग से पढ़ रहा है, ठीक है। अगर सही ढंग से पढ़ेगा तो सही चीजें समझ आएंगी, तो ये ध्यान रखो भाई। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनोल और नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन को कॉन्सेप्चुअली पढ़ें तब आपके दिमाग में जाएगा भाई। तो अब जो फोर्थ रिएक्शन हमारे पास आ रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप आ रहा है हमारे पास ESR का, वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसके दो पार्ट होते हैं यार। नेक्स्ट जो फोर्थ रिएक्शन हमारे पास आ रही है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। FCR से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो यार। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेसिकली आपके पास दो टाइप की होती है, अल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल अल्काइल है, मतलब R पॉजिटिव अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल है,
तो ऐसी रिएक्शन को आप अल्काइलेशन बोलेंगे। और अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एसिटाइल है, इस तरह से RC डबल बॉन्ड O, जिस कार्बन पर पॉजिटिव है, तो इस प्रोसेस को, इस टाइप को आप क्या बोलोगे? एसिटाइलेशन भाई। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये जो अल्काइल वाला इलेक्ट्रोफाइल है या एसिटाइल वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो हमें कैसे मिल सकता है, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि समझें कि अगर आपके पास RCl है, ठीक है, जैसे कि समझें आपके पास RCl है, इसकी रिएक्शन अगर आप कोई लुईस एसिड से कराते हैं AlCl3, AlCl3 क्या करेगा? इस Cl को लेके निकलेगा और क्या बनाएगा? R पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। तो आपका यहां से अल्काइल इलेक्ट्रोफाइल मिल सकता है। और कैसे मिल सकता है? जैसे कि समझें कि अगर आपके पास ROH है, इसकी रिएक्शन अगर आप H पॉजिटिव एसिड के साथ कराते हैं तो एसिड क्या करेगा? इस OH को लेके निकलेगा, तो यहां पे बनेगा R पॉजिटिव प्लस आपका वाटर, तो यहां पर भी अल्काइल आपका इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। और कैसा हो सकता है? एक रिएक्शन तो आप जानते हो, कौन सी भाई? EAR में भी बन सकता है। जैसे कि समझें कि आपके पास यहां पर देखें CH2, ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं CH3, यहां पर CH, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH2। इसकी रिएक्शन अगर आप H पॉजिटिव के साथ कराते हैं, एसिड के साथ कराते हैं, होने क्या वाला? ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, नेगेटिव पर आपका H पॉजिटिव अटैक करेगा, तो आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो क्या बनेगा? CH3, यहां CH, यहां पर आपका CH3 और यहां पर आपका पॉजिटिव। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट है वो क्या है? अल्काइल है। तो अल्काइल अगर पार्ट आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या कहलाएगी? अल्काइलेशन भाई। अब एसिटाइलेशन में ये जो एसिटाइल वाला पार्ट है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल कैसे मिल सकता है उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि समझें कि आपके पास अगर यहां पर कुछ इस तरह से होता है RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर आप AlCl3 के साथ कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, क्योंकि AlCl3 Cl पॉजिटिव, Cl नेगेटिव को लेके निकलेगा और बनेगा AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और कैसे बन सकता है यार? और ऐसे भी बन सकता है आपका, जैसे कि समझें आपके पास कुछ इस तरह का एनहाइड्राइड हो, ठीक है, कुछ इस तरह का एनहाइड्राइड हो, ये मान के चलें यहां पर कुछ इस तरह का एनहाइड्राइड है, उसकी रिएक्शन अगर आप AlCl3 के साथ कराते हैं, लुईस एसिड के साथ कराते हैं, तो होता क्या है बेसिकली कि यहां पर ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है भाई वो यहां पर शिफ्ट होता है, यहां पर आकर पाई बॉन्ड बनाता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होते हैं, यहां नेगेटिव आता है और यहां पर आपका AlCl3 अटैक करता है, क्योंकि AlCl3 है लुईस एसिड, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पर आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो मिलेगा RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, यहां पर मिलेगा आपके पास O डबल बॉन्ड C, यहां पर O, यहां पर R और यहां पर आपका AlCl3 कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एसिटाइल है, तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? एसिटाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, अगर आपका इलेक्ट्रोफाइलिक पार्ट अगर अल्काइल है तो अल्काइलेशन, और अगर एसिटाइल है तो भाई एसिटाइलेशन। इसमें कौन सी नई बात है भाई? ठीक है, बिल्कुल सरल बात है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अगर अल्काइल है तो अल्काइलेशन बोलेंगे और एसिटाइल है तो एसिटाइलेशन बोलेंगे, उसमें कौन सी खास बात आ गई। एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे लिए आती है कि जो एनिलीन होता है वो FCR नहीं देता, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। और उससे पहले भी इंपॉर्टेंट बात आती है, यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर कार्बोकैटायन बन रहा है, और कार्बोकैटायन बन रहा है मतलब अल्काइलेशन वाले पार्ट में रीअरेंजमेंट होगा, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ये ध्यान रखें। क्या सर एसिटाइलेशन में भी तो कार्बोकैटायन बन रहा है, क्या यहां पर भी रीअरेंजमेंट होगा? अगर थोड़ा बुद्धि पर जोर दो बेटा, तो मैंने EAR में एक बात बताई थी, पॉजिटिव ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन कैन नॉट बी रीअरेंज फर्दर। अरे चमक रहा है कुछ EAR का, तो यहां पर देखोगे पॉजिटिव अनसैचुरेटेड कार्बन पे है भाई, पॉजिटिव अनसैचुरेटेड कार्बन पे यहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, यहां पर कोई नो रीअरेंजमेंट, ये ध्यान रखेंगे भाई, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो एनिलीन है, आपका जो एनिलीन है वो आपका FCR नहीं देता, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनिलीन में NH2 ग्रुप बेसिक होता है और यहां पर आप लुईस एसिड यूज करते हो, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट बना लेंगे, इसलिए आपका जो एनिलीन है वो FCR नहीं देता है। क्योंकि एनिलीन जो है भाई, आपका जो एनिलीन है वो क्या करेगा? वो करेगा लुईस एसिड के साथ रिएक्शन,
क्योंकि ये बेसिक ग्रुप है, ये लोएस्ट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट फॉर्म कर लेगा, और सॉल्ट फॉर्म कर लेगा तो FCR नहीं देने वाला है, ये ध्यान रखेंगे भाई। और यहां पर ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब FCR से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि समझे आपके पास बेंजीन है, उस पर आप रिएक्शन करा रहे हो CH3Cl प्लस AlCl3 की, तो आप जानते हो यहां पर AlCl3Cl को लेके निकलेगा, यहां बनेगा CH3 पॉजिटिव, और जो इस फिनाइल रिंग पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो यहां पर आपके पास बनेगा PHCl। ठीक है, यहां पर देखें CH2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो AlCl3 इन दो Cl को लेके निकलेगा तो इस कार्बन पर +2 का चार्ज आएगा, और इस +2 के चार्ज के लिए ये दो फिनाइल रिंग के साथ जुड़ेगा, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपके पास, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, PHCH2PH। यहां पर देखें CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहां पर AlCl3 3 Cl को लेकर निकलेगा तो यहां पर +3 का चार्ज आएगा, मतलब ये वाला जो कार्बन है वो 3 रिंग के साथ कनेक्ट होगा, तो आपके पास बनेगा PH, यहां पर CH, यहां पर PH और यहां पर PH। नेक्स्ट देखें CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ ACl3, मतलब यहां पर ये AlCl3 +4 को लेके निकलेगा, +4 को लेके निकलेगा सर, तो क्या ये 4 के साथ जुड़ेगा क्या? आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि ये प्रोडक्ट बनेगा सर, ट्यूं ट्यूं ट्यूं, ये प्रोडक्ट नहीं बनता है, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। बेसिकली यहां पर 3 पीएच ही कनेक्ट होते हैं, यहां पर 3 सीएल ही निकलेंगे, और 3 सीएल जब निकलेंगे तो इस पर कितने का चार्ज आएगा? सिर्फ +3 का चार्ज आएगा, और +3 का चार्ज आएगा तो यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? यहां पर आप फिनाइल, यहां पर CCl कनेक्टेड होगा, यहां पर एक फिनाइल और यहां पर एक फिनाइल, ये ध्यान रखेंगे यार। नेक्स्ट देखें, यहां पर आपके पास एसिटाइल क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन करा रहे हो AlCl3 के साथ, AlCl3Cl नेगेटिव को लेके निकलेगा कार्बन पर पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव आएगा तो यहां पर अटैक करेगा, एसिटाइलेशन होगा, और एसिटाइलेशन होगा तो आपका जो रिएक्शन होगा वो ये होगा PHC≡CH3। नेक्स्ट देखें PHC≡CL इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, AlCl3Cl नेगेटिव को लेके निकलेगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव यहां पर एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, इस पर सब्स्टिट्यूट होगा, तो आपकी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से। नेक्स्ट देखें CH2CHCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहां पर होता क्या है, क्या ये Cl को लेके निकल सकता है क्या? यहां पर थोड़ा सा देखें कि यहां पर जो Cl के जो लोन पेयर होंगे वो यहां पर रेजोनेंस में डीलोकलाइज होंगे, ठीक है, डीलोकलाइज होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, और डीलोकलाइज हैं तो मतलब ये आसानी से नहीं निकल सकता, मतलब यहां पर रिएक्शन नहीं होती है। आप क्या करोगे? बहुत रफ्तार में होगे इस टाइम पर, ठीक है, जब आप FCR के क्वेश्चन करोगे, ठीक है, क्वेश्चन कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है, सूडो कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, सूडो कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन को देख के अरे भाई साहब कुछ सोचना ही नहीं है, आगे लगाएंगे, अरे -1 लेकर आ रहे हैं, पता चले +4 का सोच रहे थे -1 लेकर आएंगे, समझ पा रहा है? यहां पर थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि क्या है? बोल रही है कि भाई रेजोनेंस हो रही है, और रेजोनेंस हो रही है तो ये जो Cl का बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, मतलब इसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, और मुश्किल पड़ेगा तो नॉर्मल कंडीशन पे तो नहीं होगा, टेम्परेचर दोगे, हीट दोगे तो कुछ पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे तो पॉसिबल नहीं है यार। यहाँ पर कोई कंडीशन मेंशन नहीं है, कंडीशन मेंशन नहीं है, कैसे हो सकता है? कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस CHCl, जो AlCl3 है वो Cl को लेके निकलेगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव यहां पर अटैक करेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये PH, यहां पर Cl, और यहां पर आपका CH3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट देखें, यहां पर AlCl3 ये Cl को लेकर निकलेगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा, ये PH के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर आप देखोगे ये PH, यहां पर C, यहां पर आपके पास CH3 CH3 CH3, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट देखें, यहां पर आपके पास अल्कीन है, H पॉजिटिव की रिएक्शन होगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पर H पॉजिटिव अटैक करेगा, इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल आपके पास मिलेगा, और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से होने वाला है। PH इस कार्बन से कनेक्ट होगा, यहां CH3 है, ठीक है, और आपका एक ऊपर CH3 आएगा ये, और यहां पर एक CH3 आएगा ये, इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीजों को? ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन है, काफी कॉमन है, ठीक है, 11th में थोड़ी बहुत पढ़ी होगी आपने अगर ध्यान हो तो,
ठीक है, भूला बिसरा अगर कुछ याद आ रहा हो क्लास 11 का, तो क्लास 11th में भी इस टाइप की रिएक्शन आपने कुछ पढ़ी थी। 11th में 2-4 रिएक्शन आपको याद थी और समझते थे कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है भाई, बहुत भरपूर आती है। 3-4 रिएक्शन जिसमें बोर्ज फ्रेडल क्राफ्ट थी और कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस और रिडक्शन निकल प्लेटिनम के साथ, तो फिर रुकते नहीं थे हम। ठीक है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस था ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद क्लास 11 की, बहुत कुछ आता है। अब 12th में आके पता चला अरे ये ऐसा होता है क्या ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो ये आपके पास 4th टाइप की रिएक्शन आती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। 5th रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारे पास कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन। क्या होती है उसकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। नेक्स्ट जो 5th रिएक्शन हमारे पास आ रही है वो है कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन। नेम रिएक्शन में काफी यूज आता है इस रिएक्शन का। अब इसकी मेन रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या होता है उसकी बात करेंगे। और जो 6th रिएक्शन है वो है हाइड्रोफॉर्माइलेशन, CHO पॉजिटिव का सब्स्टिट्यूशन। उसमें देखेंगे CHO पॉजिटिव हमें कहां से मिलता है। तो पहले बात करते हैं कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन, नाम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में जो है भाई बहुत काम की है, मतलब कई बार पूछी गई है। नीट वालों इस बात को ध्यान से सुनना, कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन काम की है आपके, कई बार आपके नीट में पूछ ली गई है। ठीक है, और अभी अगर नीट 2021 में आ जाए तो किसी को अचरज की बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत चांसेस हैं ऐसे रिएक्शन आने का भाई। अब यहां पे बात करते हैं कि ये रिएक्शन है क्या। इसकी अगर मैन रिएक्शन की बात करूं तो मैन रिएक्शन है कि यहां पर आपके पास फिनोल होता है। फिनोल का आप सबसे पहले रिएक्ट कराते हो NaOH के साथ, दूसरा आप रिएक्ट कराते हो यहां पर CO2 के साथ, और तीसरा रिएक्ट कराते हो आप H3O पॉजिटिव के साथ। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, यहां पर OH और यहां पर COOH। यहां पर ये जो प्रोडक्ट बना है उसे बोलते हैं ऑर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड। ऑर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड इसे कहा जाता है। अब यहां पर अगर बात करें इस रिएक्शन को आपको थोड़ा सा डायरेक्टली याद रखना है। मैं आपका मैकेनिज्म बिल्कुल बताऊंगा कि मैकेनिज्म किस तरह से चलता है। हो सके तो इस रिएक्शन को थोड़ा डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करें, बार बार लिखेंगे, यूज आएगी कई बार तो आपको काम आ जाएगी, आपको याद हो जाएगी यार, क्योंकि कई बार नाम रिएक्शन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इसका मैकेनिज्म अपन देख लेते हैं, मैकेनिज्म किस तरह से चलता है, मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म में बात करें तो सबसे पहले ये जो फिनोल है वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है आपका सोडियम फेनॉक्साइड, ये ONA, जिस पर O पर नेगेटिव और Na पर पॉजिटिव। ठीक है, ये पहली रिएक्शन हुई। अब जो आपका फेनॉक्साइड आयन है बेसिकली O नेगेटिव, अब आप जानते हो यहां पर कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ये यहां पर, ये यहां पर, इस पर आपका CO2 जो है वो अटैक करता है। CO2 कैसे अटैक करेगा, आप इसका स्ट्रक्चर देखो CO2 का। अब यहां पर होता क्या है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होते हैं, और जैसे ही यहां पर शिफ्ट होंगे यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल यहां पर काम करेगा, इस नेगेटिव पर ये अटैक करेगा। और जैसे ही अटैक करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। आपका यहां पर जो नेगेटिव है वो पाई बॉन्ड बना लेगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर नेगेटिव, और इस नेगेटिव पर कौन अटैक करेगा, आपका अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर O नेगेटिव, और ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन जैसे के तैसे। अब यहां पर आप देखोगे एक हाइड्रोजन भी है, और ये हाइड्रोजन और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, मतलब यहां पर आपका टोटोमेरिज्म हो सकता है। और जब ये टोटोमराइज होगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली क्या बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां पर देखोगे यहां पर ये H उठेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन दोबारा से यहां पे आएंगे, यहां OH, यहां डबल बॉन्ड, यहां ये, और यहां पर आपका C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। फिर होता क्या है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है उस पर आपका H3O पॉजिटिव अटैक करता है, और आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो बन जाता है कुछ इस तरह से ऑर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड। ये बन गया भाई। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। पहले NaOH ने अटैक किया, सोडियम फेनॉक्साइड बनाया, फिर फेनॉक्साइड आयन पर CO2 ने अटैक किया एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये ध्यान रखें, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करा है इसने। ठीक है, और फिर टोटोमराइज हुआ है, यहां पर टोटोमेरिज्म हुआ है, देन आपका H3O पॉजिटिव ने अटैक किया और आपका ऑर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड तैयार भाई। तो इतना सरल मैकेनिज्म है इसका, और कुछ है नहीं है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, ये कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन की बात हुई, नेम रिएक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रखती है, तो इसे स्टार मार्क कर लें, कभी भी आ सकती है भाई आपके साथ, कभी भी पूछी जा सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। नेक्स्ट देखें हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन मतलब HC डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पर पॉजिटिव है, CHO पॉजिटिव का सब्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं कि ये जो CHO पॉजिटिव है वो आपको मिलता कहां से। यहां पर आपको दिया जाएगा जनरली हाइड्रोफॉर्माइलेशन में CO प्लस HCl,
इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अगर इस तरह का रिएजेंट गिवन हो तो इस रिएक्शन को आप नाम दोगे गटरमैन कोच रिएक्शन। इसका नाम होगा गटरमैन, ठीक है, गटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, काफी अच्छे साइंटिस्ट थे, ठीक है, अपनी गंदी सोच को थोड़ा सा शांत रखें। ठीक है, गटरमैन कोच रिएक्शन इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर थोड़ी सी बात करें कि इस रिएक्शन में आपका CHO पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल कैसे मिलता है, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। इस CO को थोड़ा गौर से देखो, CO देखोगे तो आपके पास यहां पर कुछ इस तरह का बॉन्ड दिखेगा आपके पास। यहां पर ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो कार्बन को डोनेट होता है, तो यहां पर आप बात करोगे तो आपके पास देखिएगा C डबल बॉन्ड हो, यहां पर एक ऑर्बिटल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के लोन पेयर और एक ऑर्बिटल खाली होगा। इस पर आपका HCl अटैक करेगा। HCl आप जानते हो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इन पर ये अटैक करेगा और यहां पर नेगेटिव खाली ऑर्बिटल पर अटैक करेगा। तो आपका यहां पर क्या बनेगा, बेसिकली यहां पर बनेगा C, यहां पर Cl, यहां पर H, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर O। इस पर आप रिएक्ट कराओगे किसका, AlCl3 का, और AlCl3 का जब रिएक्ट कराओगे तो AlCl3 Cl नेगेटिव को लेके निकलेगा, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा CHO पॉजिटिव प्लस आपका AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है। अब होगा क्या कि जैसे कोई बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन पर जब आप CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की रिएक्शन कराओगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CHO पॉजिटिव यहां पर सब्स्टिट्यूट होगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजल एल्डिहाइड। ये आपका बेंजल एल्डिहाइड आपका प्रोडक्ट बन चुका है। ट्यूं ट्यूं ट्यूं, बेंजल एल्डिहाइड ये आपका प्रोडक्ट बन चुका है भाई। ठीक है, चाहे आपका कोलवे स्मिथ रिएक्शन हो या हाइड्रोफॉर्माइलेशन हो, सरल तो है ना भाई, इसमें कोई बड़ा काम थोड़ी है, समझ रहे हो, बच्चों का खेल है, बस थोड़ा सा पेशेंस होकर देखना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल आराम से, मतलब 5 मिनट में कोई मेरे को बता दे ये सार कैसी होती है, तो 5 मिनट वाले सिलेक्शन होंगे बेटा। ठीक है, मतलब अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, अगर पढ़ना है तुम्हें, ठीक है, ढंग का पढ़ना है कि ढंग के कॉलेज में जाना है, ठीक है, नहीं तो प्राइवेट में पता नहीं क्या क्या करोगे बेटा तुम। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि अगर अच्छे कॉलेज में जाना है तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा यार, अच्छा पढ़ने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, गंदा पढ़ने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, तुम 12th तक गंदा पढ़ते ही आए हो बेटा, ये ध्यान रखो। ठीक है, 12th 11th 12th में थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ते हो, इससे पहले गंदे ही पढ़ते हो तुम लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई 5th और 6th में। 7th रिएक्शन बात करते हैं। 7th रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, वो है राइमन टाइमन रिएक्शन, उसकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। नेक्स्ट जो 7th और लास्ट रिएक्शन आ रही है ESR में, वो है राइमर टाइमन रिएक्शन। अब ये राइमर टाइमन रिएक्शन क्या होती है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहां पर अगर इसके मेन रिएक्शन की बात करें तो यहां पर जो मेन रिएक्शन होती है वो है फिनोल की रिएक्शन। आपके पास फिनोल है, अगर उसकी रिएक्शन आप करवाते हो CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। यहां पर आपके पास OH और यहां पर आपके पास CHO, तो ये जो फॉर्म हुआ उसे बोलते हैं ऑर्थो सैलिसाइल एल्डिहाइड। सैलिसाइल एल्डिहाइड, ऑर्थो सैलिसाइल एल्डिहाइड इसे कहा जाता है, ऑर्थो सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन का डायरेक्ट नेम रिएक्शन में कई बार पूछा जाता है, तो एज अ नेम रिएक्शन इसे डायरेक्टली याद रखेंगे यार। कई बार आपसे यह भी कहा जाएगा कि यहां पर CHCl3 की जगह अगर यहां पर कुछ ऐसा दे दे CCl4 प्लस KOH, तो आपका प्रोडक्ट सैलिसाइक्लिक एसिड बनेगा, ये ध्यान रखें, ऑर्थो सैलिसाइक्लिक एसिड। कई बार आपको गड़बड़ करेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर यहां पर CHCl3 है और यहां पर अगर CCl4 है, ये क्लोरोफॉर्म है, अगर यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दिया जाए तो ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर ऑर्थो सैलिसाइक्लिक एसिड बनेगा, ये आपका ऑर्थो सैलिसाइक्लिक एसिड है। ठीक है, कई बार गड़बड़ करवाएगा आपसे, तो इस बात का ध्यान रखें। ये आपकी राइमन टाइमन, ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो राइमन टाइमन है भाई, नीचे वाली राइमन टाइमन नहीं है, सॉरी राइमर टाइमन नहीं है। ठीक है, राइमन बोलता हूं मैं, ठीक है, एक्चुअल नाम राइमर है। ठीक है, राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है आपके पास यूज ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड। सैलिसाइक्लिक एसिड का क्या यूज है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या क्या यूज है, सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला कि अगर हमारे पास सैलिसाइक्लिक एसिड है, ठीक है, ये OH है,
यहां पर हमारे पास COH है। अगर मैं सैलिसाइक्लिक एसिड का एसिटाइलेशन कराता हूं विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, तो यहां से होता क्या है, ये H निकलता है, ये Cl निकलता है, ये यहां पर सब्स्टिट्यूट होता है, तो आपका कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। यहां पर O, यहां पर C, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर आपका CH3 और यहां पर आपका COOH। यह स्ट्रक्चर बना है एक ड्रग का, इस ड्रग का नाम है एस्प्रिन। एस्प्रिन आप जानते हो, एज अ पेन किलर आप यूज करते हो, ठीक है, दर्द दिलों के कम हो जाते बेटा अगर हमें एस्प्रिन बनाना आता। पेन किलर, ठीक है, एनाल्जेसिक होता है, ये ध्यान रखें, ये एनाल्जेसिक होता है और कई बार इसे एंटीपायरेटिक भी यूज किया जाता है, बुखार में भी यूज किया जाता है, ये ध्यान रखें, एंटीपायरेटिक ड्रग भी होता है ये। तो आपके पास अगर एस्प्रिन बनाना आता है तो पेन किलर, दर्द दिलों के दूर हो जाएंगे बेटा अगर एस्प्रिन आता है, ठीक है। तो ESR आना जरूरी है और मुझे पता है कि बेटा तुम्हारा दिल टूटेगा, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, तो एस्प्रिन बनाना आएगा तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही चलने वाली हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके पास अगर सैलिसाइक्लिक एसिड है, अगर उसकी रिएक्शन आप फिनोल के साथ कराते हो, उसकी रिएक्शन आप फिनोल के साथ कराते हो, आप जानते हो कि ये एसिड है, ये अल्कोहल है और एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, मतलब यहां पर एस्टर बनने वाला है। अगर यहां पर फिनोल के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनने वाला है। यहां पर OH, यहां पर आप देखोगे होता क्या है कि यहां पर वाटर का लॉस होगा, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर O और यहां पर आपका PH। तो ये आपका बना है फिनाइल सैलिसाइक्लेट। ये जो बना है उसे क्या बोलेंगे, फिनाइल सैलिसाइक्लेट, फिनाइल सैलिसाइक्लेट। कुछ लोग इसे सैलोल भी बोलते हैं, कॉमन नाम है सैलोल। सैलोल पॉलीमराइजेशन जो होता है उसमें यूज होता है यार कई बार, ठीक है, वैक्स की तरह यूज किया जाता है सैलोल का, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अगर फिनोल की जगह अगर आप मीथेनॉल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो तो यहां पर बनेगा मिथाइल सैलिसाइक्लेट। तो यहां पर भी वही होगा कि OH, वाटर का लॉस होगा, यहां OH, यहां पर बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर O और यहां पर आपका CH3। यहां से आप देखोगे, यहां से आपका H जाएगा, यहां से OH जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो आपका ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसका नाम है मिथाइल सैलिसाइक्लेट। मिथाइल सैलिसाइक्लेट, इसे ऑयल ऑफ विंटरग्रीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। कॉमन नाम तुम्हारी भाषा में आयोडेक्स, ठीक है, समझ रहे हो, आयोडेक्स। आयोडेक्स है भाई, ये एस्प्रिन तुमने बना ही लिया था दर्द दिलों के वाले, और ये तुम्हारा आयोडेक्स। तो ये मतलब समझ रहे हो, दवाई बनाना सीख रहे हो तुम, कोरोना काल में बहुत काम आएगी भाई, ठीक है। तो सुन लें भाई, ESR की ये कहानी है, ये यूज ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड में, ये दोनों को याद रखें क्योंकि कई बार ये पूछे गए हैं भाई, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में जो भी रिएक्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, ये ध्यान रखें, क्योंकि मैं ही वो रिएक्शन को पढ़ाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नीट और JEE के लिए भाई, ठीक है। तो यहां पर ये जो यूज है सैलिसाइक्लिक एसिड के, उन्हें थोड़ा सा दिमाग में रखें। एस्प्रिन बना सकते हो आप, सैलोल बना सकते हो, आयोडेक्स बना सकते हो, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, तो ये ध्यान रखेंगे, ये सैलिसाइक्लिक एसिड के यूज हैं। और इसी के साथ आपका जो ESR है वो खत्म हो गया भाई। मैं ये चाहता हूं कि आपको जो कंटेंट मिले वो बहुत अच्छा मिले, इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन आपके पास जो कंटेंट निकल के आएगा वो एकदम बिल्कुल ऐसा आएगा कि अगर एग्जाम के 2 दिन पहले भी पढ़ के जाओगे तो आपका काम हो जाएगा यार, समझ पा रहे हो। तो वो कंटेंट आपके लिए निकल के आ रहा है यार, ये चीजें, ठीक है। तो ये ESR की कहानी हुई, आपके ESR पूरा एक वीडियो में कवर्ड हो गया यार। आप जो नेक्स्ट बचा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो है NSR। NSR की बात करेंगे और NSR जैसे ही खत्म होगा वैसे वैसे आपका GOC2 भी बहुत नजदीक हो जाएगा खत्म होने के भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में NSR स्टार्ट करेंगे, जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।